हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 5 करेंगे। उसके हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड एंड देखते हैं 5.6 टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड विच एग्जिबिट आ मार्क्ड सिमिलैरिटी इन देयर केमिकल बिहेवियर। जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और जिसके कारण ये अपनी केमिकल बिहेवियर में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी दिखाते हैं। दिस इज़ ऑफ कोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। और ये क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। बट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच अराइज एज टू विट वट मेक द कार्बोनाइल ग्रुप सो रिएक्टिव। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि कार्बोनाइल ग्रुप को इतना रिएक्टिव, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप इतना रिएक्टिव कैसे होता है? क्योंकि हमारे कार्बोनाइल ग्रुप के प्रेजेंस के कारण एल्डिहाइड और कीटोन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप को रिएक्टिव कौन बनाता है? व्हाट मेक द कार्बोनाइल रिएक्टिव सो रिएक्टिव, कार्बोनाइल ग्रुप सो रिएक्टिव, एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन और किस टाइप की रिएक्शन डज इट ब्रिंग अबाउट इन एल्डिहाइड और कीटोन। और एल्डिहाइड और कीटोन में ये कैसी कैसी रिएक्शन लेके आता है। It would be quite appropriate to deal with this question before discussing the actual chemical reaction. एक्चुअल केमिकल रिएक्शन देखने से पहले सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी देखते हैं कार्बोनाइल ग्रुप की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल अटैक। न्यूक्लियोफाइल अटैक की टुवर्ड्स कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी कैसी होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? द कार्बोनाइल ग्रुप कंटेन अ डबल बॉन्ड। हमें पता है जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड बिटवीन टू हेट्रो एटम। हेट्रो एटम क्यों कहा है? क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन दोनों के बीच में ज़्यादा है, जिसके कारण ये दोनों कौन से हेट्रो एटम बन जाते हैं। सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली द पाई इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड स्ट्रांगली टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जिसके कारण जो पाई बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ पुल होंगे? ऑक्सीजन की तरफ। एज अ रिजल्ट द कार्बोनाइल ग्रुप इज़ वेरी पोलर ग्रुप, और जिसके कारण ये पोलर नेचर का हो जाएगा। क्या कौन हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ। कैसे आ जाएगा? क्योंकि सी पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा और ओ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। द कार्बोनाइल कार्बन बीइंग इलेक्ट्रोडेफिशिएंट एंड द कार्बोनाइल ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच। जो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है वो क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी तरफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, जिस पे इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा मतलब उस पर कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं। Moreover, the carbonyl group is flat and can therefore be readily attacked from above or below in a direction perpendicular to the plane of the group. इसने कहा है जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो प्लेनर नेचर का है, ठीक है ना, जिसके कारण वो जो अटैक है, रिएजेंट का जो अटैक है वो ऊपर से भी या फिर नीचे से कहीं से करवा सकता है। कॉन्सिक्वेंटली द कार्बोनाइल ग्रुप इज़ हाईली रिएक्टिव ग्रुप, और रिजल्टेंट में क्या आता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इट इज़ quite obvious that the reaction of the polarized carbonyl group can be initialized। जो कार्बोनाइल ग्रुप है जो पोलराइज हो गया है, सी पे पॉजिटिव पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया है और ओ पे पार्शली नेगेटिव आ गया है जो चार्ज, उससे क्या हो सकता है? कैन बी इनिशलाइज्ड आइदर बाय द, जो इसकी रिएक्शन है वो स्टार्ट हो सकती है या तो हम अटैक न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट का। न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट कौन से होते हैं? जो न्यूक्लियस लवर होते हैं। न्यूक्लियस लवर कौन से होंगे? किस पे अटैक करेंगे? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसलिए या तो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट अटैक हो सकता है, मतलब कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट का अटैक हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट का, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है उस रिएजेंट का अटैक हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट का किस पे अटैक होगा? जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, मतलब ओ पे। मतलब या तो कार्बन पे हो सकते हैं या फिर ऑक्सीजन पे हो सकते हैं, ठीक है। हाउएवर आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है उस कार्बन, एंड द इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन, और जिस पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है मतलब ऑक्सीजन, द फॉर्मर इज़ रिलेटिवली लेस स्टेबल। जो फॉर्मर मतलब पहले वाला है, पहले वाला कौन सा था? कार्बन ना, जैसे इसमें बोला गया पहले कार्बन की बात हुई है फिर ऑक्सीजन की बात हुई है, या फॉर्मर की बात है मतलब पहले वाली जो हमने बात की थी, मतलब कार्बन की बात की थी ना,
इसलिए उन्होंने कहा जो फॉर्मर वन है वो रिएक्टिवली क्या है, लेस स्टेबल है। जो कार्बन मतलब कार्बन पहला वाला था तो ये रिएक्टिवली क्या है, लेस स्टेबल है। देयरफॉर इसलिए स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है, जिसके कारण जो रिएक्शन है इसको स्टेबल करना चाहेगी। इसलिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन्वॉल्व द इनिशियल अटैक। सबसे पहला अटैक किस पे होता है, ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट का। तो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट का ये अटैक होगा क्योंकि सी क्या है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है और इस पे कौन आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल, जिसको न्यूक्लियस से लव हो। इसलिए इनिशियली अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट का ऑन द रेडली लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। किस पे होगा, लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बोनाइल कार्बन पे होगा। एंड अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द एडिशनल प्रोडक्ट। और उसके बाद सीधा ही वो क्या दे देगा हमें, एडिशनल प्रोडक्ट दे देगा। एज सच दीज रिएक्शन आर डिस्क्राइब्ड एज न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। और इन सभी रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म देखते हैं इसका, मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन का। The nucleophile addition to a carbonyl compound is initialized by the attack of the nucleophile। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं ऑन द कार्बोनाइल कार्बन पे, ठीक है। देखो किया हुआ है ग्राफ में, देखो आर सी के साथ आर लगा हुआ है, एक आर डैश लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ओ है और एन यू जो नेगेटिव है वो सी पे अटैक कर रहा है। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। इससे क्या होगा, हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी, ठीक है ना। इन विच द हाइब्रिड ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होती है, जिसमें एक बॉन्ड बन रहा होता है तो दूसरा बॉन्ड टूट रहा होता है। तो इस वाले में कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा, एन यू, कार्बन का एन यू से बॉन्ड बन रहा होगा और कार्बन 5 बॉन्ड नहीं ले सकता, जिसके कारण वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। इसलिए ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी है कि वो नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं, इसलिए जो उसके डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड है उसमें से जो एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन क्या हो जाएगा, 4 बॉन्डेड हो जाएगा। इसलिए ट्रांजिशन स्टेट में क्या बन रहा है, क्या टूट रहा है, एन यू के साथ तो कार्बन बॉन्ड बना रहा है और ओ के साथ एक बॉन्ड तोड़ रहा है, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगी, सबसे पहले जो बॉन्ड नहीं बना था उसमें उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी कार्बन की, sp2 थी, क्योंकि कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा था, एक तो आर के साथ बना रहा था, एक आर डैश के साथ बना रहा था और डबल बॉन्ड ओ के साथ बना रहा था। लेकिन डबल बॉन्ड नहीं गिने जाते जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड या फिर कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड देखते हैं। तो एक तो आर के साथ बना रहा है, एक आर डैश के साथ बना रहा है और एक ओ के साथ बना रहा है, जिसके कारण तो वो 3 बॉन्ड होंगे। तो 3 बॉन्ड होंगी तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक s और 2 p, जो कि टोटल हमें 3 देते हैं। तो इसने क्या कहा है, ट्रांजिशन स्टेट में उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3। कैसे, क्योंकि वो NU के साथ भी बॉन्ड बना लेगा। अब सभी सिंगल हो गए हैं, अभी तक डबल बॉन्ड O था, अब O के साथ सिंगल बॉन्ड है और एक NU के साथ है, जिसके कारण इसकी हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से कहाँ चेंज हो गई है, sp2 से sp3 चेंज हो गई है। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन ब्रिंग टू एक्वायर पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ CO बॉन्ड एज शोन बिलो। और क्या साथ में ही जो ऑक्सीजन है अपने ऊपर क्या ले लेगा, नेगेटिव चार्ज ले लेगा। एज देखो इसमें डायग्राम दिखाया हुआ है, फर्स्ट डायग्राम ट्रांजिशन स्टेट, नीचे लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, मतलब इसके अंदर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, एडिशनल प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, एज द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ C डबल बॉन्ड O आर कम्प्लीटली ट्रांसफर टू द ऑक्सीजन। हमें पता है जो C डबल बॉन्ड O के पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के बाद जा चुके हैं, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो बन चुका है, इन विच द कैरियर नेगेटिव चार्ज, जिसके अंदर ऑक्सीजन ने कौन सा चार्ज लिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज। दिस इंटरमीडिएट पिक अप अ प्रोटॉन, फिर वो क्या लेगा, एक प्रोटॉन लेगा। प्रोटॉन कहाँ से ले सकता है ये, H2O, वाटर से ले सकता है। H2O कैसे तोड़ सकते हैं हम, H और OH, और H और OH से जो O नेगेटिव है वो H पॉजिटिव ले लेता है और OH नेगेटिव निकाल देता है, ठीक है ना। टू फॉर्म द एडिशनल प्रोडक्ट, क्या बनाने के लिए, एडिशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। देखो बना हुआ है, OH बना हुआ है और प्लस में OH नेगेटिव बना हुआ है, ठीक है ना। C के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, NU न्यूक्लियोफाइल, R डैश और OH, और O के साथ ये H कहाँ से आया, वाटर से आया, ठीक है ना। वेट
ठीक है। द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल रीजन कैन आइदर बी ए नेगेटिवली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है, देखो नेम से पता चल रहा है न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट कौन से होते हैं, जो न्यूक्लियस लवर होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लवर होते हैं। पॉजिटिव चार्ज लवर तो तब होंगे ना जब उन पे कहीं सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, CN नेगेटिव भी हो सकते हैं, कार्बन आयन भी हो सकते हैं, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन से, NH3, जिसपे लोन पेयर हो सकते हैं। मतलब नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन को बताता है और लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन को बताता है। मतलब जिसपे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो वो न्यूक्लियोफाइल रीजन की तरह एक्ट कर सकता है। इसमें देखो अब हम कह सकते हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल अटैक, वो किस किस कारण है। वो एक तो कारण है कि C पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरी कि जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करने की पॉसिबिलिटी रखता है, क्योंकि वो जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज है, ठीक है ना। आपको बॉक्स में लिखा हुआ है इट मे बी नोटेड दैट इट इज़ एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन की एबिलिटी है टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने की। और हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज एकोमोडेट इकट्ठा करने की, या फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा करने की या फिर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है ऑक्सीजन पे, विच सीम टू बी प्राइमरी कोज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, जो कि एक बड़ा कारण है कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी का, किसकी तरफ, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट बाय द अटैक ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, जो कि किस पे अटैक करता है, कार्बोनाइल कार्बन पे, ठीक है ना। रोल ऑफ द एसिड कैटलिस्ट इन द न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में एसिड कैटलिस्ट अगर हम डालेंगे तो उसका क्या रोल है, ठीक है ना। द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बोनाइल ग्रुप कैन बी कैटलाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एसिड। हम अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल जो रिएजेंट है वो वीक है, मतलब इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट नहीं है वो, तो उसकी प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट डाल देंगे, जिसके कारण जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी। तो कैटलिस्ट कौन सा डाल सकते हैं हम इसके अंदर, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। द हाइड्रो एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव निकाले ना, तो एसिड कैटलिस्ट मतलब H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में द हाइड्रोजन आयन जनरेटेड बाय द एसिड रेपिडली कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन। अब उसने क्या कह दिया, जो एसिड का H पॉजिटिव आयन होगा जो जनरेट होगा एसिड से, वो किसके साथ कंबाइन होगा, H पॉजिटिव है ना, तो वो उसके पास जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, पॉजिटिव का मतलब एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है ना। हाइड्रोजन आयन किसके पास जाएगा, जिसके पास कहीं सारे इलेक्ट्रॉन हो, मतलब वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसके पास जाएगा, ठीक है। दिस लीड टू, देखो अब चला गया C डबल बॉन्ड O, क्या हुआ है इसके अंदर मैं दिखाती हूँ आपको। C डबल बॉन्ड O ये था ना हम पे R और R डैश था, इसने क्या किया, एसिड कैटलिस्ट, देखो H पॉजिटिव डाल दिया। अब क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है वो पाई बॉन्ड नहीं लेगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, उसमें तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले रहा था ना वो, फिर O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, अब इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। अब क्या करेगा, जो H पॉजिटिव है वो सीधा किसके साथ ज्वाइन कर जाएगा, H के साथ, देखो OH आ गया। अब O के साथ कितने बॉन्ड हो चुके हैं, एक तो H जुड़ रहा है, एक डबल बॉन्ड है, अब तो ये 3 बॉन्ड होंगे, जिसके कारण इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव पे ही होता है, लेकिन इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है ना। हो गया। अब इसने क्या कहा है, अब न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा, कैसे करेगा, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, पहले करता है ऑक्सीजन जो है पाए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास अट्रैक्ट करता है। अब वो क्या करेगा, जब ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन अपने पास अट्रैक्ट करेगा तब ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे ना। तो मतलब अब जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज दिखाएगा नहीं, ठीक है ना, और C पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा,
देखो कर भी रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं और O के जो इलेक्ट्रॉन है OH पे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, जो OH पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो धीरे धीरे करके हटेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑक्सीजन तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है और धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज हटेगा, जिसके कारण पार्शली पॉजिटिव मतलब थोड़ा पॉजिटिव रह जाएगा जब वो बॉन्ड इसके पास जाने लगेगा। देखो पार्शली बॉन्ड दिखा दिया, मतलब ऐसे बॉन्ड दिखा दिया, एक तो पूरा बॉन्ड और के साथ एक पार्शली पॉजिटिव, जिसके कारण ये पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा जब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके वो पार्शली पॉजिटिव भी हट जाएगा, देखो ये हट चुका है, ठीक है ना। इससे हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एडिशनल प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। It should be noted however that if the reaction solution is made too acidic, लेकिन मान लो अभी तो हमने एसिड डाला था, लेकिन अगर मान लो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमने डाल दिया तो क्या होगा, the H positive ion would combine with the attacking nucleophile region as well। अभी तो H पॉजिटिव सिर्फ O के साथ जुड़ रहा था, O भी तो नेगेटिव चार्ज है, O क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो H पॉजिटिव ले सकता है। अब क्या होगा, अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया तो H पॉजिटिव जो आयन है वो NU के साथ भी जुड़ सकता है ना, NU पे भी तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियोफाइल रीजन कौन सा होता है, जो न्यूक्लियस लवर होता है, जिसको पॉजिटिव चार्ज से प्यार होता है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज से तो प्यार तब होगा ना उस पर कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस पर कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए H पॉजिटिव तो NU के साथ भी कंबाइन कर सकता है, और जिसके कारण फिर NuC पे अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए वो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। देयरफॉर इट इम्पोर्टेंट, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम एसिड का जो एसिड हम डाल रहे हैं कैटलिस्ट में, उसकी एसिडिटी को कंट्रोल करें, ठीक है ना। इट शुड बी नोटेड दैट द एडिशन ऑफ द पावरफुल न्यूक्लियोफाइल डज नॉट रिक्वायर एनी एसिड कैटलिस्ट। अभी तो मैंने क्या शुरू में क्या कहा था, जो वीक न्यूक्लियोफाइल हैं उसके लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पावरफुल न्यूक्लियोफाइल हुए उसके लिए तो कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ ओनली द वीक न्यूक्लियोफाइल, ये सिर्फ उन वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए यूज़ होता है। कौन कौन से वीक न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल एंड अमोनिया, ठीक है ना, विच नीड द असिस्टेंस ऑफ अ लिटल एसिड कैटलिसिस, जिसको ज़रूरत होती है कि कोई उसकी रिएक्शन को फास्ट कर दे, मतलब उसके अंदर फिर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एसिड कैटलिसिस की, ठीक है ना। अब देखते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन इन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, कि मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि C डबल बॉन्ड O तो दोनों में ही होता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन की तरफ कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव दैन द कीटोन एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन आर मोर रिएक्टिव दैन द एरोमेटिक वन। इन्होंने कहा है जो एल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, ठीक है। और एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन हो, मान लो मतलब सिंपल चेन में एल्डिहाइड और कीटोन हो, आपको कंपैरिजन में दे दिए जाए दो, तो सिंगल एलिफेटिक वाले जो सिंपल चेन होती है एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन दे दिए जाए, और दूसरी तरफ दे दिए जाए एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, जिसके अंदर चैन हो वो है एल्डिहाइड और कीटोन दे दिए जाए, ठीक है, तो उसके अंदर एलिफेटिक ज़्यादा रिएक्टिव होंगे दैन द एरोमेटिक वन, ठीक है। अब इसके दो फैक्टर है, दो कारण है कि इसकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की क्यों रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। एक तो है स्टीरिक फैक्टर। इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन, द कार्बन स्टार्ट फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद द अटैकिंग स्पीसीज। इसने कहा जो ट्रांजिशन स्टेट है न्यूक्लियोफाइल फिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन जब करते हैं, जो ट्रांजिशन स्टेट आते हैं, देखो जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ऊपर भी दिखाई हुई है थर्ड स्टेज पे, ये होते हैं ट्रांजिशन स्टेट। द कार्बन स्टार्ट फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद द अटैकिंग स्पीसीज, उसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन है NU के साथ मतलब अटैकिंग स्पीसीज के साथ बॉन्ड बनाने लग जाता है, एंड टेंड टू चेंज, और उसके बाद क्या होता है, वो अपनी जो हाइब्रिडाइजेशन है ट्राइगोनल से क्या कर लेता है, टेट्राहेड्रल स्टेट से आ जाता है, मतलब sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है। अब क्या होगा, अब ट्रांजिशन स्टेट को देखना, नाउ लार्जर द साइज ऑफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब जितने ज़्यादा बड़े ग्रुप होंगे जो कि किससे ज्वाइन हो, C डबल बॉन्ड O से, द मोर क्राउडेड विल बी द ट्रांजिशन स्टेट, उतनी ही ज़्यादा क्राउडेड मतलब भीड़ वाली ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। एज द ट्रांजिशन स्टेट
गेट मोर एंड मोर क्राउडेड, जितनी ज़्यादा वो भीड़ होती जाएगी तो स्टीयरिंग हिंड्रेंस मतलब हिंड्रेंस के कारण जो रिपल्शन आएगा उसको हम स्टीयरिंग हिंड्रेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके कारण रिपल्शन आने लग जाएगा। रिपल्शन मतलब दूर दूर भागने लग जाएंगे, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो दूर दूर भागने लग जाएंगे, ठीक है। तो मतलब जितने ज़्यादा आर या फिर आर डैश ग्रुप बल्कि होंगे, मतलब बड़े बड़े होंगे ग्रुप इन ट्रांजिशन स्टेट में, उतनी ज़्यादा स्टीयरिंग हिंड्रेंस हो जाएगी, मतलब रिपल्शन पैदा हो जाएगी उसमें, जिसके कारण जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बड़ी डिफ़िकल्टी से बनेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, दस द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट वुड बी मोर डिफ़िकल्ट इन केस ऑफ कीटोन, ठीक है। और जिसके कारण हमारा ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम देखें आर ग्रुप जो कीटोन है, कीटोन में 2 आर ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। 2 आर ग्रुप होने के कारण उनके अंदर जो स्टेरिक हिंड्रेंस जो रिपल्शन होगा वो ज़्यादा होगा ना एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड में तो एक ही आर ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण जो एल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन कीटोन। इन्होंने लिखा हुआ है दस द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट वुड बी मोर डिफ़िकल्ट इन केस ऑफ कीटोन, इसलिए कीटोन में ट्रांजिशन स्टेट बड़ी डिफ़िकल्टी से बनेगी देन इन केस ऑफ एल्डिहाइड, अगर हम कंपेयर करें एल्डिहाइड से। सिंस कीटोन कंटेन 2, क्योंकि जो कीटोन है उसके पास 2 एल्काइल या फिर हम कह सकते हैं एराइल ग्रुप होते हैं, और जबकि जो एल्डिहाइड है उस पर एक हाइड्रोजन होता है और उस पर सिर्फ एक एल्काइल और एराइल ग्रुप हो सकता है। एज सच कीटोन वुड बी लेस रिएक्टिव दैन एल्डिहाइड, और हम कह सकते हैं कि जो कीटोन है वो लेस रिएक्टिव है एल्डिहाइड से। सिमिलरली अमॉन्ग्स द कीटोन देमसेल्फ दोज कंटेनिंग, और अगर हम कीटोन में ही आपस में कंपेयर करें कीटोन्स लेके ही, तो वो कीटोन जिस पे ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप हैं वो तो लेस रिएक्टिव होगा ना दूसरे कीटोन से जिन पे स्मॉलर ग्रुप है, क्योंकि बिगर ग्रुप क्या करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट को अनस्टेबल कर देंगे, वो बनने नहीं देंगे, ठीक है। तो कीटोन जिनके पास बड़े बड़े ग्रुप हैं वो लेस रिएक्टिव होंगे देन द कीटोन दो वोज हैव स्मॉलर ग्रुप्स, ठीक है ना। सेकेंड फैक्टर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक factor. In addition to the steric factor, electronic factor are also responsible for the greater reactivity of the aldehyde and as explained below. Steric factor के साथ साथ electronic factor भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसकी रिएक्टिविटी के लिए। फर्स्ट देखते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले हम सिंपल चैन वाले एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं। एल्काइल ग्रुप हैव इलेक्ट्रॉन, जो एल्काइल ग्रुप कौन से आर और आर डैश हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, उन पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। देखो इस डायग्राम को देखो जिस पे लिखा हुआ है ओनली वन एल्काइल ग्रुप, इसमें आर ग्रुप है ना जो वो क्या कर रहा है, दे रहा है ना, देखो एरो डाला हुआ है, सी को दे रहा है ना, तो मतलब जो आर ग्रुप है इन पे क्या होता है रिलीजिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, एंड देयर प्रेजेंस टेंड टू डिस्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट बाय इनहेंसिंग द नेगेटिव चार्ज डेवलपिंग ऑन द ऑक्सीजन, जिसके कारण वो क्या करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। सी पे तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, क्योंकि सी के पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि सी के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए सी पे जो भी नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए जितने ज़्यादा आर ग्रुप होंगे ऑक्सीजन की उतनी ज़्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जिसके कारण ट्रांजिशन स्टेट है वो अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए जितने ज़्यादा आर ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा ओ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हैं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जिसके कारण ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाती है अनस्टेबल हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कीटोन है जिस पे 2 आर ग्रुप है वो ऑक्सीजन को ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे और ट्रांजिशन स्टेट को भी ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे। सिंस एल्डिहाइड कंटेन ने लिखा हुआ है, जबकि देखो एल्डिहाइड पे सिर्फ एक ही आर ग्रुप है और कीटोन पे 2 सच ग्रुप्स है, द ट्रांजिशन स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम, इसलिए जो ट्रांजिशन स्टेट कीटोन की बनेगी वो डिस्टेबलाइज होगी, ठीक है, देन कंपेरिजन टू द एल्डिहाइड। एज सच द ट्रांजिशन स्टेट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू फॉर्म, इसलिए हम कह सकते हैं जो कीटोन में ट्रांजिशन स्टेट है वो बड़ी डिफ़िकल्टी से बनेगी देन एज़ कम्पेयर टू द एल्डिहाइड, ठीक है। इसलिए कीटोन जो है लेस रिएक्टिव है देन एल्डिहाइड। It can be easily understood that presence of the electron attacking substituent on alkyl group would enhance the reactivity of aldehyde and ketone in nucleophile reaction। इन्होंने कहा चलो ठीक है आर तो क्या कर रहा है
डिक्रीज़ कर रहा है स्टेबिलिटी को। अगर मान लो R ग्रुप के साथ कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग हो, ठीक है ना। अब जितने ज़्यादा R ग्रुप होंगे तो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग मान लो स्पीसीज़ हो गई, तो वो उतने ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, जिसके कारण वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा तो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे तो स्टेबलाइज करेंगे ना। इसलिए अगर मान लो अब R है और एक R है, अब R पे मान लो हम 2 लगा दें, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्सटीट्यूएंट लगा दे, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी। और अगर हम एल्डिहाइड देखें उसमें तो एक ही R है, ठीक है। अगर उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्सटीट्यूएंट लगाएंगे तो वो भी मतलब स्टेबलाइज करेगी, बट कीटोन से कम करेगी, ठीक है ना। ऐसे ही कि R जितने ज़्यादा हों उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट की डिक्रीज़ होती है, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्सटीट्यूएंट हो उतनी ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट की क्या होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अब हम एरोमेटिक की देखते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड इन कीटोन क्या करते हैं। एन एरोमेटिक न्यूक्लियर डायरेक्टली अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप, जैसे C+O के साथ R और R' जुड़े हुए थे, या फिर कह सकते हैं H और R' जुड़े हुए थे, वैसे ही C+O के साथ एरोमेटिक रिंग भी जुड़ सकती है, ठीक है ना। एन एरोमेटिक न्यूक्लियर डायरेक्टली अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप में बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन एज इट टेंड टू द स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग न्यूक्लियर इंडक्टिव इफेक्ट। देखो हमने कहा है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन निकालने वाले, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, या फिर कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों ही सेम चीज़ है, ठीक है। अब इसने कहा है कि अगर मान लो कोई ऐसी अगर मान लो हम एरोमेटिक रिंग ले लेते हैं, तो एरोमेटिक रिंग की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल ले, ठीक है, निकाल ले, जिसके कारण जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए कंपाउंड की। बट हाउएवर द एरोमेटिक न्यूक्लियर स्टेबलाइज द रिएक्टिंग एल्डिहाइड और कीटोन इवन मोर ड्यू टू रेजोनेंस इंट्रैक्शन। लेकिन जो एरोमेटिक रिंग है वो ना C+O को स्टेबलाइज कर देती है। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस, कि अपने इलेक्ट्रॉन इस पूरे कंपाउंड में घुमा देती है, जिसके कारण वो पूरा कंपाउंड स्टेबलाइज हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक उस पर हो ही नहीं पाता, ठीक है ना। द रिजल्ट इज़ दैट, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, जो रायल ग्रुप है कोज अ नेट डिक्रीज इन द रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, जिसके कारण जो कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। एज सच एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एराइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द कार्बोनाइल आर लेस रिएक्टिव देन द, इसलिए हम कह सकते हैं जो एरोमेटिक है वो लेस रिएक्टिव होते हैं देन एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन से, ठीक है ना। हम कह सकते हैं जो ये है ना, जो बेंजीन है, एरोमेटिक रिंग है, ये मान लो कि निकाल तो रही है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट तो दिखा रही है, जिसके कारण C+O को क्या होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। बट इनके बीच रेजोनेंस होने के कारण देखो कई सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है, लाइन वाइज चल रहे हैं ये, ठीक है ना, सर्कल में घूम रहे हैं, जिसके कारण ये पूरा चार्ज जो है सारी जगह स्प्रेड कर देती है, फैला देती है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्टेबल हो जाता है, और इसके ऊपर रिएक्शन वर्क नहीं करती। इसलिए एंड यूज पे मतलब न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट अटैक नहीं कर पाता, ठीक है ना। और जिसके कारण जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है वो लेस रिएक्टिव होते हैं देन द एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन से, ठीक है ना। इन्होंने कह दिया, और मान लो रिंग तो है ही है, और अगर उसके साथ NO2CN भी लग जाए, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही है ये भी, ठीक है ना, एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन। ऑर्थो कौन सी होती है, और जहाँ कार्बन लगा हुआ है उससे 2nd नंबर पे, और पैरा कौन सी होती है, 3rd नंबर पे होती है। फर्स्ट मतलब 2nd और 3rd के, फर्स्ट और 3rd मतलब उस वाली रिएक्शन को हम कह सकते हैं 1st और 3rd पे अगर मान लो NO2 और CN लग जाए
बेंजीन फिर उसके साथ क्या होगा, बेंजीन रिंग इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर हैव द पॉजिटिव इफेक्ट, लेकिन अगर ROHO आ गया तो उनका क्या हो जाएगा, इफेक्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, क्योंकि NO2CN क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं, तो अगर वो लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए अगर मान लो ROHOR जो कि इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो उसके कारण वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएंगे, मतलब रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लास्ट टॉपिक देखते हैं, एसिडिटी ऑफ एन अल्फा हाइड्रोजन बिसाइड प्रोवाइडिंग अ साइट फॉर न्यूक्लियोफाइल एडिशन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन द कार्बोनाइल ग्रुप इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिटी ऑफ अल्फा कार्बन एटम। उसने कहा है जो कार्बोनाइल ग्रुप है एल्डिहाइड कीटोन का, वो ना ही सिर्फ साइट देता है न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट के लिए, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट के अटैक के लिए साइट मतलब प्लेस नहीं देता सिर्फ वो, और क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, अगर मान लो एक बेस है, अ हाइड्रोजन अटैच टू द अल्फा कार्बन एटम कौन सा होता है, C+O, मतलब जो ग्रुप है उससे अगला वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस अ हाइड्रोजन अटैच टू द अल्फा कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन से जो मतलब जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, कैन स्प्लिट ऑफ इन द फॉर्म H पॉजिटिव आयन टू फॉर्म अ कार्बन एनायन। उसने क्या कह दिया कि अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो स्प्लिट हो सकता है, कैसे, H पॉजिटिव आयन में, और C को क्या बना सकता है, वो कार्बन एनायन बना सकता है, ठीक है ना। द कार्बन एनायन दस फॉर्म्ड अकाउंट फॉर मैनी रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन, और जो कार्बन एनायन बनेगा, C- जो बनेगा, वो आगे रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना। देखो डायग्राम में भी देखो कि बेस है, बेस की प्रेजेंस में क्या हो गया, बी जो है वो H के साथ कंबाइन हो गया, और C के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता रहे हैं, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है ना। द एसिडिक नेचर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एंड इट्स रिमूवल, जो एसिडिक नेचर है अल्फा हाइड्रोजन का, बेस एसिड के साथ तो जुड़ेगा ना, बेस एसिड के साथ जुड़ेगा। द एसिड नेचर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एंड इस रिमूवल इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस, बेस की प्रेजेंस में H पॉजिटिव आयन का अलग होना कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट द रिजल्टिंग कार्बन, और वो किस रीज़न को दिखाता है, कैन बी एट्रीब्यूटेड, वो किसके कारण हुआ है, क्योंकि C- जो आयन है वो बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो मतलब कोई भी चीज़ है वो स्टेबल होने की कोशिश करेगी, ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड है वो स्टेबल होने का कोशिश करेगा, जिसके कारण देखो अब CH_C तो था, लेकिन C- ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि C- के साथ दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा C- स्टेबल हो सकता है उतनी ज़्यादा H पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। जितना ज़्यादा रेजोनेंस वो स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा H पॉजिटिव जो होगा वो एसिडिक होगा, और उतनी आसानी से वो बेस के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टेड टू नोट दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इन द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कार्बन इज ऑल्सो ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आई है कार्बन एनायन की, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी स्टेबलाइजेशन आई है वो इसी के कारण आई है। कार्बन एनायन की स्टेबलाइजेशन क्यों आई है, रेजोनेंस के कारण, और रेजोनेंस क्यों आया है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेने के लिए तैयार है, ठीक है ना। कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ। C_O है ना, जैसे ये है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है फिर ये यहाँ जाता है, अगर मान लो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ही ना लेते, बॉन्ड लेने के बाद नेगेटिव चार्ज दिखाएगा ना वो, अगर मान लो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ही ना ले पाता तो क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता, उसके अंदर रेजोनेंस हो पाता। इसलिए जो ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज लेने की टेंडेंसी है उसके कारण हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है ना, इन्होंने ये लिखा हुआ है। थैंक यू गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।